इस बूढ़ी औरत ने अपनी नातिन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नरक के एक खतरनाक शैतान के साथ सौदा कर लिया, जिसके बदले में वो शैतान रोज उसके शरीर से थोड़ा थोड़ा खून चूसने लगा। दरअसल ये सब साल 1999 में ब्रुकलिन शहर में एक हंसते खेलते परिवार के साथ शुरू हुआ, जहां आज घर की बेटी रोजारियो का 10वां बर्थडे मनाया जा रहा था। मगर सबके साथ फोटो खिंचवाने के बाद अचानक रोजारियो की नानी अपने कमरे में चली गई और उस समय रोजारियो खिड़की से बाहर देखते हुए अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी बीमार माँ एलिना ने रोजारियो के पास आकर कहा कि प्रार्थना करने के लिए वो अपनी नानी को कमरे से बुला कर ले आए, और रोजारियो अपनी नानी के कमरे की ओर जाने लगी। मगर तभी रोजारियो के पिता ऑस्कर ने उसे रोकते हुए कहा कि अब जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और वो लोग रोजारियो को वो जिंदगी दे पाएंगे जो उसको देना चाहते हैं। असल में रोजारियो पहले अपने परिवार के साथ मेक्सिको में रहती थी, लेकिन बेहतर जिंदगी की तलाश में ऑस्कर सबको इल्लीगल तरीके से यूएस ले आया था। खैर, अब रोजारियो जब ग्रिसलैंडा के कमरे में गई तो ग्रिसलैंडा वहाँ पर थी ही नहीं, लेकिन उस पूरे कमरे में मिट्टी के निशान थे जो अलमारी तक जा रहे थे। पर रोजारियो ने जब अलमारी को खोला तो उसके अंदर से उसको कीड़े और खून से सना एक कपड़ा मिला, जिसको देख के वो डरते हुए बाहर जा ही रही थी कि तभी अचानक उसके पीछे ग्रिसलैंडा आ गई, लेकिन वो कब और कहां से आई ये किसी को भी नहीं पता। तब रोजारियो ने उसको बाहर चलकर सबके साथ प्रेयर करने को कहा, लेकिन ग्रिसलैंडा ने उसको मना करके अजीब सा जवाब दिया कि वो इस सब पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसका विश्वास किसी और पर है। रोजारियो को ये सब समझ तो नहीं आया, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि ग्रिसलैंडा के हाथ से खून निकल रहा था, पर उसने अपने घाव को छुपाया और रोजारियो को बाहर भेजकर वो भी कुछ देर में बाहर आ गई। लेकिन उसके बाहर आते समय उसका शरीर काला पड़ा हुआ था, जैसे उसने कोई शैतानी जादू किया हो, और उसे देखकर रोजारियो बहुत ज्यादा डर गई। तो अब यहाँ से कहानी 26 साल आगे बढ़ती है, जहाँ मैनहट्टन में रोजारियो अब वॉल स्ट्रीट की एक बहुत बड़ी स्टॉक ब्रोकर बन चुकी थी और उसके पास काफी पैसा था। मगर तब तक उसका परिवार बिखर चुका था क्योंकि अलीना और ऑस्कर का तलाक हो गया और रोजारियो ने अलीना की बीमारी की वजह से ऑस्कर के साथ रहने का फैसला किया था, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ समय में ही अलीना की मौत हो जाएगी और वो कभी नहीं चाहती थी कि अलीना की मौत उसके सामने हो। लेकिन जब अलीना की मौत हुई तो ग्रिसलैंडा अकेली पड़ गई, पर डर के मारे रोजारियो कभी उससे मिलने नहीं गई। और आज जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तभी उसको ग्रिसलैंडा की कॉल आई, मगर रोजारियो ने उसकी कॉल को इग्नोर कर दिया। इसके बाद ऑफिस के बाहर जाने पर उसकी मुलाकात मिगेल नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड से हुई, जो रोजारियो के जरिए अपने पैसों को स्टॉक्स में डालकर पैसे कमाना चाहता था। मगर रोजारियो अब अपने आप को काफी बड़ा मानती थी, इसलिए उसने मिगेल के सामने बहाना बनाया और सीधा अपने ऑफिस चली गई, जहाँ फिर से उसको ग्रिसलैंडा की कॉल आई, पर इस बार भी रोजारियो ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन घर जाते समय उसने ग्रिसलैंडा को फोन कर लिया था, मगर कॉल पर उसको किसी ने बताया कि ग्रिसलैंडा की आज सुबह सीढ़ियों से गिरने की वजह से मौत हो गई है। तब ये सुनते ही रोजारियो का शरीर ठंडा पड़ गया और उसको ग्रिसलैंडा की मौत से काफी दुख हुआ। अब उसने तुरंत ही इसके बारे में ऑस्कर को बताया और खुद ग्रिसलैंडा के घर जाने लगी। ऑस्कर ने भी उसको वहां जाकर इंतजार करने को कहा, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से उसको ग्रिसेल्डा के घर आने में थोड़ी देर होने वाली थी। वहीं रोसारियो ग्रिसेल्डा के अपार्टमेंट के पास वाले सबवे पर पहुंची ही थी कि तभी अचानक उसको लगा जैसे उसने अलीना को देखा, लेकिन इसको अपना भ्रम मानकर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ग्रिसेल्डा के घर मार्टी के पास पहुंच गई। तब मार्टी उसको ग्रिसेल्डा के कमरे में ले गया, जहाँ उसने बताया कि उसने एम्बुलेंस को बुला लिया था जो थोड़ी देर में आने वाली थी। ये बताकर जब वो जाने लगा तो पास में जल रही कैंडल्स को देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो इन कैंडल्स को बुझा कर गया था, मगर न जाने कैसे वो अपने आप ही जल गई। इसके बाद जब मार्टी चला गया तो रोसारियो ग्रिसेल्डा के पास बैठकर रोने लगी और बाद में जब उसने ग्रिसेल्डा के चेहरे को देखने के लिए उसके शरीर पर रखा हुआ कपड़ा हटाया तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि ग्रिसेल्डा के पूरे शरीर पर काफी बड़े बड़े कट्स लगे हुए थे। तभी अचानक रोजारियो को रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई और डरते हुए वो रसोई में चली गई, मगर वहाँ उसको गंदे बर्तन रखे दिखाई दिए जिस पर रखे खाने के सड़ने के कारण उसमें कीड़े लग चुके थे, जिसे देखकर रोसारियो ने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया और एम्बुलेंस के आने का इंतजार करने लगी। तभी मार्टी ने उसको कॉल करके बताया कि बाहर हो रही बर्फबारी की वजह से काफी लोग घायल हुए हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। तब रोजारियो इस पर मान गई, लेकिन ग्रिसेल्डा के शरीर को
को बार बार देखने पर उसको थोड़ा सा डर लगने लगा। इसलिए उसने उसके शरीर को एक कपड़े के सहारे कमरे में ले जाकर लेटा दिया। लेकिन तभी उसको ग्रिसिल्डा का चेहरा हिलता हुआ दिखाई दिया और उसकी नाक से एक कीड़ा बाहर आ गया, जिसे देखकर पहले तो रोजारियो थोड़ा डर गई, लेकिन बाद में एक कपड़ा उठाकर वो उस कीड़े को साफ करने लगी, जिसके दौरान अचानक वो कीड़ा रोजारियो के हाथ में छेद करके उसके शरीर के अंदर घुस गया और अंदर ही अंदर उसके दिमाग के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, जिससे रोजारियो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मगर उस कीड़े के उसके दिमाग तक पहुंचने से पहले ही कान के रास्ते से रोजारियो ने उसको अपने शरीर से बाहर निकाल लिया। रोजारियो सच में इससे काफी ज्यादा सहम गई थी, पर तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी, जहां उसके बचपन की तरह ही जमीन पर मिट्टी के निशान थे जो अलमारी की ओर जा रहे थे। तब डरते हुए रोजारियो ने इस बार भी अलमारी खोली, जिसमें ग्रिसिल्डा के कपड़ों के पीछे काफी सारा काले जादू का सामान रखा हुआ था, जिसमें जानवर की खोपड़ी से लेकर खून से सने कपड़े और अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा भी शामिल था। उस दरवाजे को एक ताले और शैतानी निशान से बंद किया हुआ था, जिसे देखकर रोजारियो इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया और रोजारियो ने जब दरवाजा खोला तो उसके सामने ग्रिसिल्डा का पड़ोसी जोई था, जिससे कुछ समय पहले ग्रिसिल्डा ने उसका एयर फ्रायर लिया था और जोई रोजारियो से उसे वापस मांगने लगा, जिस पर रोजारियो ने उसे कहा कि आप अपना एयर फ्रायर बाद में आकर ले जाना, क्योंकि मुझे नहीं पता ग्रिसिल्डा ने वो कहाँ रखा है। और इतना बोलकर रोजारियो ने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। पर जोई ने एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया और रोजारियो से कहा कि तुम्हें अपने हाथ पर बर्फ लगानी चाहिए, क्योंकि उसका हाथ जला हुआ था। ये सुनकर रोजारियो ने जब अपने हाथ पर ध्यान दिया तो उसके तो पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि जहाँ से वो कीड़ा उसके शरीर के अंदर घुसा था वहाँ पर एक शैतानी निशान बन गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गरम सलिए से रोजारियो के हाथ पर वो निशान बनाया हो। अब इसके बाद रोजारियो ने एक कपड़े से अपने हाथ को बांधा ही था कि तभी उसने ग्रिसिल्डा के पैर पर उसी शैतानी निशान को देखा और उसके पैर के कपड़े को हटाने पर रोजारियो को ग्रिसिल्डा की जांघ पर एक कांटेदार तार लिपटी हुई दिखी और उसी तार में अलमारी में मौजूद खुफिया दरवाजे की चाबी थी, जिसे देखकर रोजारियो को अब इस घर में और ज्यादा डर लगने लगा था। मगर उसके मन की जिज्ञासा ने उसको ग्रिसिल्डा की जांघ से उस चाबी को निकालने पर मजबूर कर दिया और उस चाबी को निकालने के बाद वो उस खुफिया कमरे में जाने लगी, जिसमें पहुंचते ही डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ग्रिसिल्डा ने उस कमरे में खतरनाक काला जादू करने का सेटअप बनाया हुआ था, जिसमें काफी सारे सामान के साथ रखी वूडू डॉल भी थी, जिस पर कोबिएंडे नाम के खून की बलि मांगने वाले एक खतरनाक शैतान का नाम लिखा हुआ था, जिसको पालो धर्म में मौत का देवता भी कहते हैं। खैर, अब डरते हुए रोजारियो ने उसे वापस रख दिया, मगर वहाँ रखी डरावनी चीजें अभी खत्म नहीं हुई थी। वहाँ पर एक लोहे का मटका भी रखा हुआ था, जिसमें रोजारियो की फोटो, उसके बालों का गुच्छा, उसका बचपन में टूटा हुआ एक दांत और उसके पहले पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल किया हुआ टेम्पोन था। पर ये सब देखकर रोजारियो के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी नानी ने ये काला जादू किसी और पर नहीं बल्कि रोजारियो पर ही किया हुआ था, जिसकी वजह से उसको अपने यहाँ आने वाले फैसले पर पछतावा हो ही रहा था कि तभी उसको उसके पीछे किसी के रेंगने की आहट सुनाई दी और डरते हुए जब उसने पीछे देखा तो उसको कमरे के गुप्त अंधेरे की ओर जाता हुआ एक साया नजर आया, जिसने अगले ही पल रोजारियो पर हमला करके उसका गाल छील दिया, जिससे डरकर भागते हुए रोजारियो वापस से कमरे में आई और उसने तुरंत ही यहाँ से वापस जाने का मन बना लिया। तब रास्ते में उसको जोई मिला, जिसने उसको बाहर हो रहे खराब मौसम के बारे में बताया, जिसकी वजह से बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन वहाँ बिताए खौफनाक पलों की वजह से रोजारियो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो अब एक सेकंड भी उस कमरे में नहीं रुक सकती थी। इसलिए उसने जोई को नजरअंदाज किया और बाहर निकलकर कैब बुक करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कर्फ्यू की वजह से उसे कोई भी कैब नहीं मिल रही थी। इसलिए वो जल्दी से सबवे में चली गई, जहां अंधेरे में खड़े एक आदमी का कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे डर के रोजारियो सबवे के गेट की ओर भागी, पर वो कुत्ता भी खुद को छुड़वाकर उसकी ओर बढ़ने लगा। अब रोजारियो उस गेट के पास पहुंची ही थी कि तभी उसके सामने अलीना आ गई, जिसने उसके सर को काफी बार सबवे के गेट पर पटका और रोजारियो मदहोश होकर जमीन पर गिर गई। और तब तक वो कुत्ता भी आकर उसके कोट को फाड़ने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान शक्ति रोजारियो को ग्रिसिल्डा के घर वापस जाने पर मजबूर कर रही हो। रोजारियो भी इस इशारे को समझ गई और उस कुत्ते से जैसे तैसे छूटकर वापस ग्रिसिल्डा के घर चली गई, जहाँ जाते ही उसने अपने साथ हो रही घटनाओं और ग्रिसिल्डा के कमरे में मौजूद काले जादू के सामान के
के बारे में गूगल पर सर्च की और तब उसको पालो मैओम्बी नाम के एक शैतानी धर्म के बारे में पता चला। तब रोजारियो ने डरने के बाद भी उस चेन को नहीं छोड़ा और उस नगेंगस को लेकर जल्दी से उस खुफिया कमरे को बंद कर दिया। इसके बाद बाहर आते ही उसने जल्दी से फोन निकाला और उसमें पालो के श्राप को तोड़ने के बारे में सर्च करने लगी, मगर उसको कुछ पता चलने से पहले ही बैटरी डेड हो जाने की वजह से फोन बंद हो गया, जिससे गुस्से में आकर रोजारियो ने फोन को पटका ही था कि तभी उसको टेबल में एक छोटा सा खुफिया तहखाना दिखा, जिसमें ग्रिसलैंडा ने पालो धर्म की पूरी किताब रखी हुई थी, जिसे देखकर रोजारियो तुरंत उस किताब में कोबिएंडे के श्राप को तोड़ने के बारे में पढ़ने लगी। किताब में लिखा था कि अगर कोबिएंडे के श्राप को तोड़ना है तो श्राप देने वाले और जिस पर श्राप हुआ है उन दोनों इंसानों के खून को उस नगेंगस में डालना होगा जिससे उस श्राप को बनाया गया था, और तब वो श्राप खत्म होगा और श्राप खत्म करने वाले इंसान की आत्मा और शरीर कोबिएंडे के हो जाएंगे। अब क्योंकि ग्रिसलैंडा ने रोजारियो की लाइफ बर्बाद कर दी थी, इसलिए रोजारियो ने कुछ भी ना सोचते हुए एक चाकू को पानी से धोने के बाद अपनी उंगली को काटकर अपने खून को उस नगेंगस में टपकाने लगी, जिसके बाद उसने उसी चाकू से ग्रिसलैंडा की उंगली को भी काटने की कोशिश की। मगर हैरानी की बात ये थी कि ग्रिसलैंडा के शरीर में कहीं पर भी कट लगाने पर खून नहीं निकल रहा था, जिसे देखकर रोजारियो पैनिक हो ही रही थी कि तभी उसका डेड पड़ा हुआ फोन अपने आप ही चलने लगा और उसमें ग्रिसलैंडा की कॉल आ गई, जिसमें ग्रिसलैंडा बार बार रोजारियो से माफी मांग रही थी। मगर तभी अचानक फिर से रोजारियो के सामने एलिना का भूत आकर उसे डराने लगा, जिससे रोजारियो और भी ज्यादा घबराने लगी और एलिना के उसके पास पहुंचने से पहले ही उसने पूरा दम लगाकर ग्रिसलैंडा के शरीर में उस चाकू को घोंप दिया, जिससे इस बार फाइनली उसके शरीर से खून बहता हुआ नगेंगस में जा गिरा। पर एलिना अभी भी वहां से गायब नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि अभी ये श्राप टूटा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि रोजारियो कुछ कर पाती, उससे पहले ही एलिना ने उसे गले से पकड़कर उस पर काले खून और कीड़ों से भरी उल्टी कर दी। पर तभी बाहर फिर से जोई आ गया, जिसके अंदर आते ही घर का माहौल पूरी तरह से शांत हो गया था। दरअसल जोई को पहले ग्रिसलैंडा की मौत के बारे में नहीं पता था, और अब जब उसको पता चला तो उसने रोजारियो से माफी मांगते हुए उसे बताया कि असल में ग्रिसलैंडा रोजारियो से काफी ज्यादा प्यार करती थी। वो रोज बस यही दुआ करती थी कि रोजारियो अपने जीवन में जो भी पाना चाहती है वो सब पाले, और उसकी दुआ करने की आवाजें जोई के कमरे तक आती थी। अब ये सब जानकर रोजारियो पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि अब तक वो ग्रिसलैंडा को इतना गलत समझ रही थी, मगर असल सच्चाई तो इससे कोसों दूर थी। अब इस बारे में थोड़ा सोचने पर रोजारियो को समझ आया कि ग्रिसलैंडा ने रोजारियो के बुरे के लिए नहीं बल्कि उसके अच्छे के लिए पालो का इस्तेमाल किया था, जिसमें उसने कोबिएंडे से उसके कामयाब और उसकी हर ख्वाहिश के पूरा होने की विश मांगी थी, और उसी की बदौलत रोजारियो आज इतना नाम और पैसा कमा पाई थी। अब ये सब जानने के बाद वो जल्दी से ग्रिसलैंडा की किताब की ओर भागी, और उसमें से कुछ पढ़ने के बाद वो वापस से उसी खुफिया कमरे में जा पहुंची, जहां उसने उस वुडू डॉल में लगे नोट को निकाला और उसको पढ़ने लगी, जिसमें लिखा हुआ था कि कोबिएंडे से किसी भी तरह का सौदा करने के बाद रोज उस इंसान को कोबिएंडे को खून देना होगा जिसने उसके साथ सौदा किया है। पर अगर किसी भी वजह से उस इंसान ने कोबिएंडे को एक भी दिन खून नहीं दिया तो उसी रात कोबिएंडे आकर उस इंसान को मार देगा जिसके लिए विश मांगी गई थी, जिसका मतलब था कि कोबिएंडे रोजारियो को आज रात मारने आएगा, क्योंकि अपनी मौत हो जाने की वजह से ग्रिसलैंडा कोबिएंडे को खून नहीं दे पाई थी। तभी अचानक से रोजारियो को उसके पीछे एलिना के चलने की आवाज आई, जिससे डरकर जब वो बाहर पहुंची तो उसने ग्रिसलैंडा को उसकी पालो की किताब को हाथों में जोर से जकड़े हुए देखा। तब रोजारियो ने उससे उस किताब को छुड़वाया और उसमें कोबिएंडे को रोकने के तरीके के बारे में देखा। तब उसको पता चला कि कोबिएंडे को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि विश को शुरू करने वाला इंसान खुद को मारकर अपनी आत्मा को हमेशा के लिए कोबिएंडे को दे दे। लेकिन रोजारियो की नानी तो पहले ही मर चुकी थी। पर तभी रोजारियो के दिमाग में कुछ आया और उसने कोबिएंडे को ही ग्रिसलैंडा के शरीर में कैद करने का मन बना लिया, जिससे कोबिएंडे उसकी नानी के शरीर में कैद हो जाएगा और वो बच जाएगी। इस प्रक्रिया के बारे में ग्रिसलैंडा की उस किताब में भी लिखा हुआ था। इसलिए रोजारियो बिना देरी के ग्रिसलैंडा की एक जैकेट पहनकर उसने ग्रिसलैंडा की डेड बॉडी से थोड़ा सा खून और बाल निकाले, जिसके बाद उसने काले जादू के सामान के साथ किताब में पढ़ते हुए प्रक्रिया दोहराना शुरू कर दिया। मगर इसी बीच कमरे के बाहर खड़ा मार्ट
मार्टी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा क्योंकि बाहर एम्बुलेंस वाले आ गए थे, जिसकी वजह से रोजारियो को बीच में ही उस प्रक्रिया को रोकना पड़ा। मगर ऐसी हालत में वो ग्रिसेलिंडा की बॉडी को मार्टी को नहीं दे सकती थी और उसको वो प्रक्रिया पूरी भी करनी थी, इसलिए उसने जल्दी से कमरे की कैंडल्स बुझाई और ग्रिसेलिंडा को लेकर उसके खुफिया कमरे में चली गई। मगर जब मार्टी उस कमरे में आया तो उसको वहाँ ग्रिसेलिंडा की बॉडी और रोजारियो नहीं दिखी, जिसकी वजह से वो हैरान होकर नीचे चला गया। अब रोजारियो उस कमरे से बाहर आने ही वाली थी कि तभी वहाँ फिर से अलीना आकर उसको डराने लगी। वो रोजारियो को जान से मारने ही वाली थी, मगर रोजारियो जैसे तैसे बाहर जाने में कामयाब हो गई। लेकिन बाहर जाकर उसने देखा कि ग्रिसेलिंडा की बॉडी गायब होकर उसके घर की सीलिंग के साथ चिपक गई थी, जिसे देखकर रोजारियो के रोंगटे खड़े हो गए। तब वो डरते हुए ग्रिसेलिंडा को एक डंडे की मदद से नीचे उतारने की कोशिश करने लगी और ग्रिसेलिंडा का शरीर उसके ऊपर जा गिरा। इसके बाद रोजारियो जल्दी से उठी और ग्रिसेलिंडा की जैकेट को पहनकर फिर से चैंटिंग करने लगी। तभी ग्रिसेलिंडा का मुंह अपने आप ही खुला और उसमें से कोबिएंडे का हाथ बाहर आने लगा, जिसे देखकर रोजारियो की रूह कांप उठी। और फिर जैसे ही उसने चैंटिंग्स को धीरे किया, वैसे ही अलीना ने उसके सामने आकर उसके सर को दीवार पर दे मारा, जिससे रोजारियो बेहोश हो गई। इसके बाद जब सपने में उसकी आंख खुली तो उसके सामने अलीना थी, जो अब पूरी तरह से इंसान लग रही थी। उसने रोजारियो को बताया कि मैंने और तुम्हारी नानी ने कभी भी तुम्हारे फैसले की वजह से तुमसे नफरत नहीं की। हम तो बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते थे, क्योंकि हम तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। तब रोजारियो ने भी अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगी और उसको बताया कि वो भी अलीना से बहुत प्यार करती थी, मगर वो उसको मरते हुए नहीं देख सकती थी। अब इतना बोलकर उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया ही था, पर तभी अलीना शैतानी आवाज में बोलने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, पर उसके बाद भी तुमने मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ दिया, इसलिए तुम बहुत मतलबी हो। और ये सब सुनकर रोजारियो को समझ आया कि असल में इतनी देर से उसके सामने अलीना नहीं बल्कि कोबिएंडे था। ये जानते ही रोजारियो उससे दूर हटने की कोशिश करने लगी, मगर कोबिएंडे ने उसके सर को पकड़कर उसे उस याद में भेज दिया जहाँ उसके बचपन में ऑस्कर, ग्रिसेलिंडा और अलीना खुद उसको लेकर बॉर्डर क्रॉस करके ब्रुकलिन आने की कोशिश कर रहे थे। उस समय आर्मी से बचते हुए ऑस्कर और ग्रिसेलिंडा तो रोजारियो को लेकर कटीली तारों के बीच में से बॉर्डर के पार चले गए थे, लेकिन अलीना उनके साथ के एक आदमी के साथ उन कटीली तारों में फंस गई थी, जिसके दौरान खून से सने उस आदमी ने अलीना को एक क्रॉस दिया, पर उसके तुरंत बाद दर्द की वजह से उस आदमी की मौत हो गई। पर अलीना की किस्मत अच्छी थी कि उसने जैसे तैसे खुद को छुड़वाया और ऑस्कर के पास चली गई। अब आगे वापस आंख खुलने पर रोजारियो को सब पता चल गया था, इसलिए उसको अलीना के लिए काफी बुरा लग रहा था। पर अभी उसके सामने अलीना नहीं बल्कि कोबिएंडे था, जिसके पास आने पर रोजारियो ने जोर जोर से फिर से वही चैंटिंग करना शुरू कर दिया, जिससे कोबिएंडे का शरीर खिंचता हुआ आखिरकार ग्रिसेलिंडा के मुंह के रास्ते से वापस उसके शरीर में समा गया। तब रोजारियो ने भी चैन की सांस ली और जमीन पर बैठ गई। इसके बाद उसकी आंख सीधा तब खुली जब सुबह सुबह ऑस्कर ग्रिसेलिंडा के घर पहुंचा। रोजारियो ने तब उसको सब बताया और बाद में ऑस्कर ने उसको संभालने के बाद एम्बुलेंस के आने पर ग्रिसेलिंडा के लिए उसकी किताब में से प्रेयर करने के बाद उसकी बॉडी को वहाँ से भेज दिया और वो दोनों सफाई करने लगे। तब रोजारियो को एक एल्बम मिली और उसमें वो अपने 10वें जन्मदिन की तस्वीरों को देखने लगी। तभी उसकी नजर एक फोटो में ऑस्कर की उंगलियों पर पड़ी, जिसमें कट्स लगे हुए थे, और तब जाकर रोजारियो को ये समझ आया कि असल में उस काले जादू को शुरू करने वाला इंसान ग्रिसेलिंडा नहीं बल्कि ऑस्कर था। अब वो तुरंत इस बारे में बात करने के लिए ऑस्कर के पास गई, जहाँ ऑस्कर उस नगेंगस के ऊपर खून चढ़ाने वाला था। तब ऑस्कर ने रोजारियो को बताया कि मुझे पता था ग्रिसेलिंडा पालो के बारे में जानती है और तुम्हारे 10वें बर्थडे वाले दिन तुम बहुत ज्यादा खुश थी और तुम्हें पूरा यकीन था कि तुम एक बहुत बड़ी इंसान बनोगी, और ताकि तुम्हारी उम्मीद न टूटे इसलिए मैंने ग्रिसेलिंडा को बिना बताए उसकी किताब को खोला और तुम्हारी सारी खुशियों को पूरा करने के लिए मैंने एक ब्लड रिचुअल किया। लेकिन ग्रिसेलिंडा मुझे देखकर समझ गई थी कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, पर उसके बावजूद उसने मुझे वहाँ से बस जाने को कहा और मेरी जगह हर रोज वो खुद कोबिएंडे को खून देने लगी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो कोबिएंडे आकर तुम्हारी जान ले लेता, और इसी वजह से ग्रिसेलिंडा के शरीर पर इतने सारे कट्स थे। अब क्योंकि ग्रिसेलिंडा मर गई थी इसलिए ऑस्कर खुद हर रोज कोबिएंडे को खून देने वाला था। तब रोजारियो ये सुनकर एकदम सुन्न पड़ गई और उसने ऑस्कर को उस नगेंगस में खून डालने से मना किया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर जैसे ही ऑस्कर के खून की बूंदें नगेंगस में पड़ी तो
वैसे ही उसके शरीर के अंदर कोबिएंडे आ गया, क्योंकि रोजारियो ने पहले ही उस काले जादू को खत्म करने के लिए नगेंगस में अपना खून डाला था। और अगर काले जादू को करने वाले और जिसके लिए ये काला जादू किया जा रहा है, अगर उन दोनों का खून नगेंगस में जाता है तो काला जादू करने वाले इंसान की आत्मा और शरीर कोबिएंडे के हो जाएंगे। कोबिएंडे ने तब गुस्से में रोजारियो पर हमला कर दिया और रोजारियो वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर कोबिएंडे उसको पकड़कर जान से मारने ही वाला था कि तभी पीछे से जोई कमरे में आ गया और उसने कोबिएंडे को एयर फ्रायर से ही मारना शुरू कर दिया। पर कोबिएंडे को इससे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने जोई की गर्दन तोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उसने रोजारियो को भी गले से पकड़ लिया। पर वो उसको मार पाता उससे पहले ही रोजारियो ने उसकी गर्दन पर एक कैंची से स्टैब कर दिया, जिससे ऑस्कर का इंसानी शरीर मरने लगा और कोबिएंडे की ताकत कमजोर पड़ गई। अब ऑस्कर की मौत के बाद रोजारियो काफी ज्यादा रोई, लेकिन बाद में उसने फैसला किया कि वो कोबिएंडे का दिया हुआ कुछ भी अपने पास नहीं रखेगी और आगे चलकर उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया और खुद की एक फर्म चालू की, जिसमें वो स्टॉक मार्केट में पैसे डालने में गरीब लोगों की मदद करने लगी। आज वो अपनी कंपनी में काम करने वाले गार्ड मिगेल की मदद करती है और उसके जाने के बाद अपनी फैमिली फोटो के सामने एक कैंडल जलाकर उसको देखने लगती है। पर तभी अचानक उस फोटो का कांच अपने आप ही टूटने लग गया था और कैंडल भी खुद ब खुद बुझ गई थी, जिसके अगले ही पल अचानक रोजारियो के मुंह से कोबिएंडे का हाथ निकलता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलो मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।